आप थोड़ा बताना चाहोगे कि जब आप 10th से 11th में आए थे बिगिनिंग में, तो उस समय कैसा फेज था? आपने क्या 10th में सोचा था कि 11th कैसी होगी, कैसे स्टार्ट करूंगी? और पहले इतना बताइए आप। जब मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए तो ऑब्वियसली यही होता है कि 10th में अच्छे आ गए तो साइंस स्ट्रीम लेनी है। तो जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में तो बायो तो ठीक लगी, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत ठीक थी, लेकिन फिजिक्स में वो एकदम से इतना ज़्यादा आया कि बहुत मतलब मेरे पीटी फर्स्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। मतलब मैं जस्ट पास हुई मतलब पीटी फर्स्ट में। तो स्टार्टिंग में तो ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी 11th स्टार्ट किए तो हो जाएगा। और मैंने 11th में ट्यूशन वगैरह कहीं ज्वाइन नहीं की, तो 11th में मेरा अप्रैल और मई ऐसे ही गया। मतलब अब जुलाई के बाद आती है कि अब क्या करना है, आगे की क्या करना है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करूंगी। तो मैंने पीडब्ल्यू से अर्जुना नीट का बैच लिया और मैंने वहां से अपनी 11th की पढ़नी शुरू करी। मतलब जैसे बच्चे कर देते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना, फोन पे रील्स स्क्रॉल करना। तो मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, मैं टैब से करती थी। टैब में भी मैं सिम नहीं लगा रखा था मैंने, क्योंकि सिम से ऐसा होता है कि फिर फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट जुड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी हो जाता है कि चलो यार रिप्लाई कर देते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं या फिर जो भी 12th में जा रहे हैं और जिनका टारगेट नीट है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आज है हमारे साथ सृष्टि, जिनकी हम जर्नी जानेंगे कि इन्होंने कैसे 11th 12th को कैसे इन्होंने मैनेज करा और बहुत ही अच्छा स्कोर करा। तो इसके पीछे के क्या सीक्रेट्स है, क्या हार्डवर्क है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता चलेंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप चीजों को समझ सके और आपको पता चले कि कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं जब हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना होता है। सबसे पहले मैं सृष्टि का इंट्रोडक्शन करा दूं, जो हमारी स्टूडेंट रही है और बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत ही हार्डवर्किंग, और इनका हार्डवर्क बहुत अच्छा रिजल्ट के रूप में आया है हमारे पास, जो अभी इनका रिजल्ट आया 12th का। अब ये है कि अभी इनकी नीट की जर्नी चल रही है एंड वी होप कि उसमें भी बहुत जल्दी सफलता मिले। एंड सो सृष्टि, आप थोड़ा बताना चाहोगे कि जब आप 10th से 11th में आए थे बिगिनिंग में, तो उस समय कैसा फेज था? आपने क्या 10th में सोचा था कि 11th कैसी होगी, कैसे स्टार्ट करूंगी? और पहले इतना बताइए आप। जब मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए तो ऑब्वियसली यही होता है कि 10th में अच्छे आ गए तो साइंस स्ट्रीम लेनी है। मतलब मेरा पहले से था कि मैं बायो लेना चाहती हूँ और मैंने ली भी बायो। तो जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में तो बायो तो ठीक लगी, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत ठीक थी, लेकिन फिजिक्स में वो एकदम से इतना ज्यादा आया कि बहुत मतलब मेरे पीटी फर्स्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। मतलब मैं जस्ट पास हुई मतलब पीटी फर्स्ट में। तो स्टार्टिंग में तो ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी 11th स्टार्ट किए तो हो जाएगा। और मैंने 11th में ट्यूशन वगैरह कहीं ज्वाइन नहीं की, तो 11th में मेरा अप्रैल और मई ऐसे ही गया। मतलब उस समय मई में तो रिजल्ट आता ही है, जब मई में थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो उसकी खुशी मनाने में शुरू हो जाती है। तो जून तक मतलब मेरा इतना खास कुछ नहीं था। मेरे पीटी फर्स्ट मैंने खुद की प्रिपरेशन से जितना बहुत यूट्यूब से देखना था वैसे दिए। अब जुलाई के बाद आती है कि अब क्या करना है, आगे की क्या करना है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करूंगी। तो मैंने पीडब्ल्यू से अर्जुना नीट का बैच लिया और मैंने वहां से अपनी 11th की पढ़नी शुरू करी। तो मेरी 11th ना ही ज्यादा वीक थी ना ही ज्यादा अच्छी थी, मतलब वो मॉडरेट टाइप थी। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो मैं क्लासेस लेती थी, तो स्टार्टिंग में तो होता ही है एक कंसिस्टेंट होके कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। मैंने क्लासेस ली, पर 1-1.5 महीने बाद वही बैकलॉग्स होने लगे। जब बैकलॉग होने लगे तो फिर मैं सोचने लगी कोई नहीं, चलो आज स्किप करते आगे करेंगे, आज स्किप करते आगे करेंगे। धीरे धीरे करके बहुत बैकलॉग हो गए। अब आने वाले थे हाफ रेली आए, तो फिर हो गया कि अब तो करना ही है। तो वो मैंने 11th में हाफ रेली के टाइम पे बैकलॉग कंप्लीट किया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के लिए नहीं किया। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मार्क्स के लिए, हाँ, कि कंप्लीट करना है, फॉर्मेलिटी छूटे नहीं। और मैंने वैसे ही मतलब फटाफट करके लेक्चर देखना 2x पे कि आ जाए बस, मतलब मेन चीजें देख लूं। मैं समझ गया। और वही चीजें मैंने देखना शुरू करा। और ठीक है, चलो मेरे हाफ रेली में ठीक ठाक नंबर भी आ गए। फिजिक्स में मैं बायो में मेरे अच्छे मार्क्स आए और केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक थे और फिजिक्स में मेरे ठीक ठाक आ गए। अब फिर वो फिर आते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स। तो फाइनल के टाइम पे वही प्रेशर हो जाता है कि 11th वैसे ही सुना रहता है कि बच्चों की कंपार्टमेंट होती है, ये होती है, उसका प्रेशर अलग। डर लगने लगा कि कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को डाउनफॉल देखा है जो 10th में होते हैं 11th में आके कंपार्टमेंट 56 और एकदम कभी फेल भी जाते हैं। तो वही डर मुझे भी लगने लगा। पर मैंने चलो कहा कि कोई नहीं, जो मेरे वीक सब्जेक्ट है उनको मैंने इतना वो नहीं किया, बट जो स्ट्रॉन्ग है उनमें किया मैंने। और फिजिक्स को भी मैंने बहुत ज्यादा मतलब इतना वो नहीं करा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस बार पास हो जाते हैं, चलो ठीक है। और फिर अब मेरे 11th का जब रिजल्ट आया तो मेरे मतलब ठीक ठाक नंबर है। मेरी क्लास में शायद 3rd या 5th रैंक आई पूरी साइंस में। ये अच्छे आए, मतलब मेरे 75 ऐसे कुछ ये कि आपके एक्सपेक्टेशन से कम आए, लेकिन उस समय मुझे लगा कि चलो 11th में बहुत है ना, बहुत ज्यादा आया।
और उसमें मेरे बायो में अच्छे थे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में मतलब मैं जस्ट अराउंड ऐसे थी, मतलब 100 में से 60s की लाइन में, जो कि मेरे लिए बहुत वैसी बात थी। कहाँ मैं 90s में ला रही, कहाँ 60s मैं वही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो आपने 10th में सोचा होगा कि 10th में अच्छा करा, 11th में मतलब शुरू से पढ़ूंगी और सब अच्छे से 90 प्लस लेके आऊंगी, लेकिन कुछ नहीं होता। जंप बहुत खतरनाक होता है ना 11th में। मतलब ये ऐसा होता है कि एकदम कुएं में कूदना हो जाता है बिल्कुल। और डिस्ट्रैक्शंस तो हो ही जाता है 11th में, थोड़ा लगता है कि हम बड़े हो गए, कि अब छोड़ो कि इतना क्या पढ़ना, कि अभी तो 11th है, कि वैसे भी इसमें कोई बोर्ड के नंबर आने नहीं है। हाँ, मतलब एक और ये भी हो जाता है कि बोर्ड तो दे दिया, अभी 11th में तो स्कूल में एग्जाम है। अब कहाँ मैं 11th में मैंने स्टार्टिंग से सोचा था मैं नीट की तैयारी करूंगी, अब कहाँ मैं नीट छोड़ के पता नहीं क्या करने लगी, मतलब 11th पास करना हो गया। अब 11th तो जैसे तैसे हो गई, चलो मैंने अर्जुना नीट भी लिया, वो भी मेरा इसलिए हुआ कि चलो ठीक है 11th मैंने सही नंबरों से पास करी। अब मैंने 12th में सोचा था जो गलतियां 11th में करी, एक तो मैंने जो लिया था बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रही थी, मैं केवल डेरिवेशन कर रही थी और थ्योरी के बेसिस पे, जबकि वो 11th में बिल्कुल बहुत कम है इस हिसाब से, क्योंकि 11th में तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के इतने बहुत है, बिल्कुल बहुत है, मतलब मैंने स्कूल में भी डेरिवेशन ही पे होता है और पेपर में भी डेरिवेशन ही आती है, और वही चीजें हुई और मैंने वो नहीं किया। पहली गलती तो मेरी ये मिस्टेक थी कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करे, और फिर मैंने बहुत लाइटली लिया, मैंने कहा कि 11th ही तो है यार, कि हो जाएगा, चलो कोई नहीं, कि 12th में पढ़ूंगी। ये गलती मैंने बहुत गलती की, मतलब ये मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं काश अगर 11th में पढ़ लेती तो शायद मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता। अब मुझे लगता है कि मैंने 11th में बहुत लाइटली लिया मैंने, बिल्कुल, और अपना मैंने ये सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू करा। जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे थे उनमें मैंने मतलब वही कि जो स्ट्रांग थे उन पे हमने ज्यादा फोकस करा और जो वीक है वो नेग्लेक्ट होते जबकि मुझे ये पता था कि जो मुझे करना है नीट के लिए उसके लिए मेन फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो तो चलो एक पॉइंट के लिए हो भी जाती है, क्योंकि रैंक वहीं से निकलती है। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब 11th हो गया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जब आपके 12th जैसे क्या बोलते हैं, जब 11th का एंड हो गया तो आपको ये आपने कुछ इस तरीके से लिस्ट बनाई थी कि क्या मिस्टेक्स होना, आपने कुछ अपने अंदर रिफॉर्म लाने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे? मैंने अपनी डायरी ली, उसमें मैंने जितनी मिस्टेक्स की थी, सबसे पहले ये कि मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, मैंने फॉर्मूलेज भी पता नहीं, मैंने एक बोलते नहीं अलग से सेपरेट लिस्ट बना के रखना, वो नहीं किया था। मैं हर चैप्टर के पीछे लिखती थी और वो फिर पीछे लिखा हुआ पीछे रह जाता है। कभी अगर आप सेपरेट लिस्ट बनाओ तो आप पढ़ो उसको, वो चीज मैंने नहीं की वहां पे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, तो वो मैंने मिस्टेक्स अपनी बहुत सारी लिखी। और फिर जाके मैंने ये सोचा कि अब तो 12th है, अब तो स्टार्टिंग से करना है। पहले दिन सोच रहा था कि मैं 97 तो लाके रहूंगी, मुझे अपने से कंपटीशन करना था। मैं कहूंगी, मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी और से करूंगी तो वो ही होता है ना, देखा देखी जेलसी, तब तो गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा जो मैं 10th में लेके आई थी उससे मैं ज्यादा लेके आऊंगी, मुझे अपने से कंपटीशन, मुझे अपने आप को बीटअप करना है, क्योंकि मेरी 10th में 90 अराउंड थी। अब मैंने कहा कि मैं 97 लेके आऊंगी, मैं पूरा, मतलब मेरा था 95 प्लस लेके आना है। बिल्कुल समझ गया। और फिर मैंने सोचा ऑनलाइन से तो होगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में वही होता है, कंसिस्टेंसी होती है, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको प्रोग्रेस चेक करने वाला, प्रोग्रेस चेक करना। अब आप खुद से होता है कि चलो 11th में तो मैंने कर लिया, अब 12th में था कि नहीं, अब नहीं, ये गलतियां नहीं करनी, ये एक मेंटर चाहिए होता है कि जो हमें गाइड करे, मोटिवेट करे। जब आप बीच बीच में कभी हो जाता है कि अब नहीं होगा भाई, अब खत्म, तो एक होना चाहिए कि जो आपको पुश करे, कि आपकी लिमिट से ज्यादा पुश करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल लिमिट को क्रॉस करना ही है, क्रॉस करनी, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लिमिट्स खुद क्रॉस कर पाते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे, मुझे भैया का ट्यूशन का पता चला, इंस्टीट्यूट का पता चला, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन करा। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया था। फिर शादी में जाना, शादी में फिर मेरे मामा की शादी थी, फिर मैं शादी में चले गई, फिर वो मई ऐसे ही चले गया, और फिर मैं जून में भी नहीं आई थी, मैं फिर जुलाई से मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। फिर रोज का यहीं पे चैप्टर भैया पढ़ाते थे, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाते थे, उसको रोज जाके घर पे रिविजन करना, जो भी क्वेश्चंस मिलते थे भैया हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते थे, उसको प्रैक्टिस करना, वर्कशीट करना, मतलब सारा मैंने कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके अपने अंदर प्रोग्रेस लाना शुरू करा। तभी स्टार्टिंग में जब हुआ था कि मैंने देखा था पीरियोडिक अपने देखे थे 12th के, तो क्वेश्चंस लग रहे थे कि नहीं होंगे, मतलब इतना खास नहीं जा रहा था पेपर। और फिर जब यहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की तो धीरे 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 करके वो क्वेश्चंस क्लियर होने लगे। भैया हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, संडे को बुलाना, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके चलना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ। तो फिर धीरे धीरे करके वो चीजें अपना आप ही सही होने लगी। और केमिस्ट्री भी मैंने यहाँ से पढ़ी। मेरी केमिस्ट्री स्टार्टिंग में मतलब मुझे नहीं था इतना लग रहा, क्योंकि मेरी 11th की केमिस्ट्री बहुत खराब गई थी, तो मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है। अब जब मैम आई यहाँ पे तो उन्होंने मेरे अंदर केमिस्ट्री का बोलते नहीं, एक वो कर दिया, इंटरेस्ट कर दिया उन्होंने, एक स्पिरिट सी जगा दी कि हाँ कि तू कर सकती है, कि तेरे अंदर है। और फिर मुझे धीरे धीरे केमिस्ट्री से भी एकदम अटैचमेंट होने लगा, और मैंने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से की, फिजिकल भी, मतलब मुझे बोलते थे केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं कर सकती हूँ, ऐसा होने लगा। बहुत बढ़िया। और फिर धीरे धीरे करके मेरी ऐसे से करके मैं प्रैक्टिस करती रही, कंसिस्टेंसी मैंने कभी नहीं छोड़ी। मतलब मैं ऐसे सोचती थी कि 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, जब तक मैं पूरा नहीं करूंगी तो मैं उठूंगी नहीं।
ओके कंसिस्टेंटली के साथ मैं पढ़ती गई और एंड में रिजल्ट मिल ही गया। ओके एक चीज मैं उससे पूछना चाहूंगा कि देखिए सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं कंसिस्टेंटली, बट सोचते ये हो नहीं पाते अप्लाई। तो आपके साथ में मतलब आपने क्या अलग से स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ आपने जो अपना स्पेसिफिक जो आपने खुद से इन्वेंट कराओ कि मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं या फिर कैसे टाइम को एफिशिएंटली यूज करूं, तो उसके लिए आपने क्या कदम लिए, मतलब आपने, ताकि बच्चे सीख सके? मैं रात को सोने के बाद मतलब मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बनाती थी कि मुझे कल इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, और अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे जैसे कितने बच्चे कर रहे होंगे, वो एक एक पॉइंट मुझसे आगे बढ़ रहे होंगे। Okay. और अगर मैं यहाँ पे रह गई तो बस मेरे नंबर रह गए। और वो चीज होती है ना कि करना है बस, अगर आगे वाला बच्चा चेक कर गया, वो अच्छे नंबर ला गया, तो उस चीज को लेकर मैं रोज रोज लिस्ट बनाती थी। और सुबह उठते साथ जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं उनको टिक करते जाना। और यही है कि अगर आप खुद से नहीं करोगे, जब तक खुद से अगर आती नहीं है, तो फिर कई बार होता था कि यार छोड़ो, फिर मैं सोचती थी अगर मैंने आज छोड़ दिया तो फिर कल मेरे पास फिर नहीं होगा। बिल्कुल सही। हमारे पास आज है करने को, लेकिन कल हम कुछ नहीं कर सकते। जब हो जाएगी वो चीज तो रिग्रेट ही रहता है। उसी रिग्रेट के चक्कर से मैंने करती रही मैं, और धीरे धीरे होता ठीक है। तो मतलब यही है कि आपका जो मेन था कि आपने टू डू लिस्ट फिजिकल क्रिएट करी, खुद से लिखा एवरीडे, और एवरी नेक्स्ट डे आपने चेकआउट करा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, मतलब आपने अपना रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करा और टाइम का स्टार्ट करा, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये चीज है, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं, माइंड में सोच के रखते हैं कि क्या क्या करना है, और फिर शाम को याद ही नहीं रहता कि क्या करना है। तो टू डू लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टू डू लिस्ट, और साथ में जैसे जो पूरा ईयर चला, तो मतलब 12th का आपका शुरू से स्टार्टिंग तक अच्छी कंसिस्टेंसी, या फिर कुछ 12th में भी बीच में जाके कुछ डाउनफॉल हुआ मेरा? प्री बोर्ड फर्स्ट में हुआ। स्टार्टिंग तो मेरी अच्छी रही, हाफ ईयरली भी ठीक गए, लेकिन प्री बोर्ड फर्स्ट में मेरे काफी गंदे नंबर आए। मतलब इतना जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आया। मेरे 40s की लाइन में आना शुरू हुए, तो मेरे प्री बोर्ड काफी टफ होते हैं। काफी टफ थे। मतलब फिर मेरे ऐसे आने लगे 70 में का होता है प्री बोर्ड की, 40 मेरे फिजिक्स में आए, ऐसे ही 40 मेरे केमिस्ट्री में आए। इनफैक्ट मेरे बायो में भी कम आ गए, 45। अब जब होता है कि जो बच्चा अगर डाउनफॉल करे तो टीचर से बोलते हैं कि क्या हो गया, कि पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल सही, पढ़ नहीं रहे। फिर बोलते हैं ना कि टीचर्स का भी सपोर्ट रहा उनको। मतलब मेरे जो स्कूल के टीचर्स है उन्हें भी मुझसे ज्यादा उम्मीद, मतलब मुझे खुद से इतनी उम्मीद नहीं, उनको इतनी उम्मीद रहती थी। बोलते थे कि बेटा क्या हो गया, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर वो होने लगा कि हाँ यार मैं पढ़ नहीं रही हूँ, कि क्या हो गया, जबकि पेपर थोड़े हार्ड आ जाते हैं। फिर वही भैया से भी डिस्कस किया कि भैया अब इतने आ रहे हैं, कि तो भैया ने बोला कि और मेहनत करो, कि फिर धीरे धीरे करके फिर वापस से कंसिस्टेंसी करना तो है ही। फिर मेरी जो जनवरी की छुट्टियां पड़ी थी उसमें मैंने वापस से रिवीजन स्टार्ट की। तो फिर उस वजह से मेरे फिर प्री बोर्ड सेकंड में थोड़े ठीक ठाक गए, मतलब 50s की लाइन में आए। और जब मेरे पेपर हुए तो पेपर के टाइम पे तो लग रहा था कि फिजिक्स में पता नहीं क्या ही होगा। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहोगे स्पेसिफिकली? मेरे पे बहुत मुश्किल सेट आया था। जैसे आप सबको पता होगा कि इतना हार्ड पेपर था इस बार, कि इतनी मतलब देखते बच्चों के होश उड़ गए थे। बोर्ड का पेपर मतलब कहाँ बच्चे क्या सोच के गए थे और कहाँ पेपर क्या आ गया था। मेरा भी ऐसी हुआ कि खुला पेपर और देखा कि भैया क्या है, कुछ आ ही नहीं रहा, डेरिवेशन। आपका सेट भी डिफिकल्ट था? कौन सा सेट था आपका? मेरे पे सेट तो बी था शायद। okay. हाँ, बी था मेरे पे। तो हुआ है कि खोला मैंने, भैया क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहे क्वेश्चन, जबकि ए उसके कंपैरिजन में थोड़ा ठीक ठाक था शायद से, पर सारे डिफिकल्ट थे इस बार ABC। तो एक पल के लिए तो ऐसा हुआ कि अब बस खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पर जब धीरे धीरे मेरे, अगर कोई बच्चा रट के जाता तो डेफिनेटली वो इस बार सबके पास ही हुए, कई बच्चों के 23 नंबर से, उनके कम आ रहे होंगे तो 23 दे के पास हुए। और वही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने देखा कि अब तो नहीं होगा, मैंने कहा अब हो गया। फिर मैंने अपने रिलैक्स मैंने कहा अभी पैनिक करूंगी तो फिर तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मेरे हाथ से एकदम स्वेटिंग होने लग गई थी, और एकदम बोलते नहीं है कॉन्शियस, एकदम अनकॉन्शियस हो गई। ऐसी फीलिंग आती है ना कि एक ही बार एग्जाम देना है और ये मार्क्स लाइफ टाइम रहेंगे, तो थोड़ी मैंने पूरे साल मेहनत करी और ये क्या आ गया ऐसे। फिर मैंने बंद करा, मैंने कहा रुक जाओ, एक मिनट काम डाउन होती हूँ। मैंने धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लगाने शुरू करे कि मैंने कहा हाँ भैया ने ऐसे पढ़ाया था, ये ऐसे करके करा था, हाँ स्कूल में भी ऐसे समझाया था ये। तो धीरे धीरे कर करके वो अपना आप ही क्वेश्चन बनते गए। पर उस टाइम पे फिर एक डाउट आ रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही ना। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जब हम कर रहे हैं सही है गलत तो नहीं कर रही मैं। फिर मैंने मतलब लास्ट के मेरे तभी रुकी जब 15 मिनट रह गए थे। फिर मैंने रीचेक करा पेपर, मैंने कहा अब जो मैंने कर दिया है वही सही है। अगर मैं खुद पे सेल्फ डाउट करती तो मेरे आगे के पेपर भी खराब जा सकते थे, क्योंकि फिजिक्स में भी सेकंड पेपर था हमारा, फिजिकल के बाद था। और अगर उसके बाद जस्ट केमिस्ट्री था, उसके बाद तो हाँ एक दो दिन के बाद केमिस्ट्री था। अगर मैं इसको रिग्रेट लेके बैठी रहती, मैंने कहा जो मैंने सही किया मैंने करके आ दूंगी बस। कहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे 100 में से आएंगे ऐसे जस्ट पास हो जाओगे 60 समथिंग। और जब मैंने रिजल्ट देखा, पहले मैं डाउट मेरी मेरा ही रिजल्ट है ना, मैं अपने भाई को कह रही कि फेक तो नहीं है कि हाँ। फिर मैंने कहा मेरा ही रिजल्ट है कि मैंने कहा मेरे 73 मार्क्स आ गए, और स्कूल में मतलब हाईएस्ट हमारे 77 गए और सेकंड हाईएस्ट है। मैं डर गई, मैंने कहा मेरे ही आया ना, सही है चलो ठीक है। मतलब बिल्कुल इस पेपर के हिसाब से नहीं सच्ची है, फिजिक्स का पेपर के हिसाब से बहुत अच्छा करा आपने, क्योंकि मैं देखा कि बहुत बच्चों के बेयरली 23 मार्क्स है। मतलब
इस बार की हाईएस्ट परसेंटेज बहुत मतलब परसेंटेज भी 88% है पासिंग परसेंटेज। तो ये कि आपने काफी अच्छा करा और सच्ची में जो देखो तो वही है, जब आप कंसेप्ट्स के साथ और शुरू से प्रैक्टिस करते हो तो आपको एफर्ट दिखता है, मतलब जो आपने एफर्ट डाले वो कभी वेस्ट नहीं जाते, इट विल बी विद यू। क्योंकि जब आपने नीट का एग्जाम दिया फिर आगे भी जो एग्जाम दोगे तो आपने जो चीज सीखी है वो नॉलेज तो रहेगी, जब उसको रिवाइज करेंगे तो और स्ट्रांग होती जाएगी। बट एक बेस तो है ना आपके पास कि मुझे एक, जैसे कि आप बोल रहे हो कि 11th में बस पास होने के लिए तो वो एक बेस है कि बस उस समय पता नहीं क्या है, क्योंकि वो बस निपट गया। लेकिन अब 12th में आपको पता है कि आपने कि क्या कंसेप्ट है, कैसे पढ़ा है। दैट्स ग्रेट। एंड उसके बाद जब आपका 12th कंप्लीट, मतलब जो एग्जाम्स के बाद आपने कैसे उस टाइम का यूटिलाइजमेंट किया, जो बच्चे वेस्ट कर देते हैं एग्जाम के टाइम? मेरे नीट का पेपर था 4 मई को। हाँ, तब तो आपको और मेरे पास बहुत कम टाइम स्पेंड था, मतलब 1 महीना भी मुश्किल से बोलो। अब 25 को तो मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, तो एक दिन तो मैंने पेपर को, फिर मेरी एक आदत ये थी कि मैं एनालाइज करती थी कि कितने नंबर आएंगे। मतलब मेरे हर बोर्ड के पेपर में आपको लगेगा कि हाँ चलो इसमें इतने प्लस आएंगे। आप एनालिसिस करते थे घर आके? एनालिसिस मैं मेरे पता नहीं क्यों कर दिया, जबकि बहुत लोग नहीं करते कि नहीं, मैं भी करता था, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा एनालिसिस आप कम जोड़ के करते थे? कम जोड़ के मैं अगर 5 नंबर का है तो उसे 2 नंबर लगाती थी। हाँ, तभी अच्छा लगता है कि ज्यादा आ जाएगी। मैंने खुद अपने 60 प्लस लगाए थे और उसमें मेरे 73 आए। तो ऐसी मेरा भी मतलब कम टाइम था, तो एक मतलब मार्च तो खत्म ही हो गया समझो आप। फिर मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, तो मैंने अप्रैल से 12th में नहीं करा, मैंने 11th के करा। 11th का रिवीजन हाँ, कि मैंने 12th तो भी रिफ्रेश पढ़ा है मैंने 11th का पढ़ती हूँ। लेकिन 11th का मतलब 1 महीना तो नीट का पेपर कहाँ कंपटीशन और कहाँ 1 महीने में तो क्या ही होता है। तो मैंने 11th का बायो पढ़ी और केमिस्ट्री पढ़ी। फिजिक्स मैंने मतलब जो कम हाई वेटेज वाले थे वो चैप्टर्स पढ़े। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं बिल्कुल डीपली पढ़ती तो 11th ऐसी मेरी बेस एकदम वो में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और जितना आता भी है वो मैं भूल जाऊंगी। तो मैं वो मैंने करा और नीट का पेपर लेकिन थोड़ा हाई लेवल का आ गया। इस बार नहीं, इस बार तो सच्ची में फिजिक्स का मतलब जेई लेवल के पार कर गया, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि। और आपका वो तो जबकि स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें ऐसा होता है कि आपको आंसर जल्दी जल्दी करने होते हैं, और उसमें अगर वो इतने लंबे क्वेश्चंस देंगे तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो बायो सेक्शन इस बार इतना लंबा आया था कि उसी में मुझे लंबे क्वेश्चंस, लंबे असर्शन वाले, मतलब वो हर आप ऑप्शन ऐसा लगा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही। मेरा टीचर्स तक कंफ्यूज थे, टीचर्स तक हो गए थे। मेरा 1.5 घंटा लगा उसमें करने में। और 12th में मेरा एक ही रीजन भी अच्छे मार्क्स आने का, मेरे पे डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मतलब जो मेरे पास फोन नहीं था पर्सनल, मैं मतलब जैसे बच्चे कर देते हैं सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना, फोन पे रील्स स्क्रॉल करना। तो मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, मैं टैब से करती थी। टैब में भी मैं सिम नहीं लगा रखा था मैंने, क्योंकि सिम से ऐसा होता है कि फिर फ्रेंड्स के कांटेक्ट जुड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी हो जाता है कि चलो यार रिप्लाई कर देते हैं। तो वो था कि चलो कोई नहीं, वो मैंने फोन फान का सिस्टम नहीं रखा, और फोन मेरे पे था भी नहीं, और मैं हॉटस्पॉट लेके पढ़ती थी। तो फिर फोन का हुआ नहीं, तो फिर मेरे डिस्ट्रैक्शन कम हुए, सोशल मीडिया नहीं रहा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ये जो होती है ना कि बच्चे के नंबर लास्ट में यहीं पे खराब हो जाते हैं, बोलते हैं थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ी देर के चक्कर में घंटे बीत जाते हैं, और वो चीज मेरे साथ कम रही। तो ये 11th में हुआ था आपके साथ? 11th में मेरे पास नहीं था फोन। लेकिन उस समय डिस्ट्रैक्शन ये हुई कि मैंने लाइटली लिया बहुत खुद से ही। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार 11th ही तो है कि कर लूंगी मैं करते करते साल पता नहीं कहाँ गया, मुझे खुद नहीं चला पता। मैं समझ गया। और फिर मतलब ये कि चलिए, मतलब ये कि आपके पास फोन नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन वहां से समय बच गया। क्योंकि मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि जो बच्चे परफॉर्मेंस जिनकी कम आ रही है उन सबका कॉमन रीजन ये है कि उन लोगों पे फोन नहीं है। हाँ, वही चीज है। और यही है कि फोन फान भी नहीं था, घर वाले भी बहुत वो करते थे, भरोसा करते थे कि हाँ भाई कर सकते। मम्मी पापा का तो सपोर्ट हमेशा ही रहता है। मम्मी पापा का, और मेरे घर में था कि मेरे पापा प्रेशर नहीं देते थे कि इतने नंबर लाने ही लाने, अगर इतने नहीं लाई तो फिर नहीं, ऐसे करने से गड़बड़ हो जाती है, बच्चों में डर हो जाता है कि नहीं लाएंगे तो क्या होगा, उल्टा वो सोचने लगते हैं। मेरे पेरेंट्स बोलते थे जितना हो सकता है उतना करना, अपने बेस्ट करना। और जैसे फिजिक्स में मेरे पापा इतना भी अच्छा नहीं है, पापा कोई बात नहीं आगे का कर लो, मम्मी लोग बोलते कोई नहीं आगे का कर लो। बिल्कुल, यही तो है कमाल की बात की, मतलब इतने अच्छे सपोर्टिंग मम्मी पापा है जो आपको समझते हैं, और ये समझते हैं कि बच्चों का ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। मतलब वो ये नहीं देखते कि नंबर ही सब कुछ है, क्योंकि नंबर सब कुछ नहीं है। आपने पूरे साल एफर्ट करी है, अगर थोड़े नंबर कम आ गए तो इसका ये थोड़ी ना कि आपकी सारी मेहनत खत्म हो गई। तो ये तो है, मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, वो बात तो है। घर का एक एनवायरनमेंट जो होता है बहुत फर्क डालता है। और यही चीज है कि आप पे डिस्ट्रैक्शन कम रहा और मम्मी पापा का सपोर्ट पूरा रहा। कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, मम्मी पापा कुछ और ही बोल रहे हैं, ये प्रेशर मेरे पे नहीं रहा। बिल्कुल, कि तुम्हें यही करना है या वो करना है, जो आपकी विश है वो करो, और इतना प्रेशर नहीं कि इतने लाने। हाँ, और अपनी तरफ से बेस्ट करते चलो बस। और मेरा ऐसा भी नहीं रहा कि मैं एकदम स्कूल से बोलते नहीं डमी स्कूल ले लेते हैं बच्चे कि बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, मैं सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही तो टाइम है। यही तो टाइम है। मतलब मैं स्कूल कैप्टन भी थी, हाउस कैप्टन, मैं डिबेट्स में लेती थी, मैं सब चीज में लेती थी, और उससे पता दिमाग हमारा रिफ्रेश होता है। अगर जो बिल्कुल ही
प्रेशर लेगा तो वो बोलता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही तो चीज है कि आप ऑलराउंडर हो, और ऑलराउंडर पर्सनैलिटी मतलब जैसे आप कॉलेज में भी जाओगे आगे तो आप वहां पे भी बाकी लोगों से आगे रहोगे। ऑलराउंडर रहना मतलब आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ स्टडी कर रहा है और उसे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप जैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, इससे दिमाग भी बढ़ता है, हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज इंप्रूव होती है। दैट्स ग्रेट। यानी आपने 12th को स्कूल में मैंने मतलब मैंने वहां भी मिस नहीं किया और अपनी पढ़ाई भी बेस्ट तरीके से करी। बेस्ट करी। ये मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे जो ऑलराउंडर होते हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है और वो बाकी एक्टिविटीज में भी अच्छा करते हैं। तो आप भी उनमें से भैया ने जब जनवरी का सेशन आया था तो आपने भी टू डू लिस्ट दी थी, लिस्ट एक हाँ, वो मैंने पेपर, हाँ। तो उसमें भैया ने बोला था कि जब आप करोगे तो आप टिक करते रहना। तो पहले तो मैं डायरी में लिखती थी और जब वो लिस्ट मिलने लगी तो मैं उनको ना कलेक्ट करने, हाँ मैंने इस वीक का ये पूरा कर दिया, चलो इतना हुआ कि संतुष्टि हो जाती है, वो हो जाता है कि हाँ हमने करा है। फिर भैया के उससे भी बहुत वो हुआ है, ये हाँ ये प्लानर यही था, ये हम जो सभी बच्चों को देते हैं प्लानर, तो इसमें पूरे वीक का मतलब आपने क्या करा उस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, स्किल्स भी या नहीं भी। ये सारी मैंने सारी स्किल्स लिखती थी मैंने कि हाँ इस बार मुझे डिबेट का करना है, ये भी है और मुझे फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, सब चीजें। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि अगर हम पे खुद कंसिस्टेंसी है और यहाँ पे जो आएगा वहां पे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर एक पॉइंट पे आप कभी वो हो रहे हो ना कि नहीं होगा तो भैया आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं यहाँ पे। मतलब होता है ना कि आपके अंदर की स्पिरिट कभी खत्म हो जाती है। मतलब हाँ, मतलब ये तो है कि जैसे मैं बच्चों को देख के एनकरेज होता हूँ, आपको देख के बच्चे हमें देख के एनकरेज होते हैं कि भैया मतलब इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो हम भी इम्प्रूव करें, एक वाली बात आती है। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप देखो कि आपके मम्मी पापा आप लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखने की जगह इंस्पिरेशन के अपने पेरेंट्स को देखो और उनसे इंस्पायर होकर अपनी मेहनत करो कि मम्मी पापा दिन रात एक कर रहे हैं हमारे लिए और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो एक खुद भी फीलिंग आती है, खुद भी गिल्ट होता है कि इतना हमारे पेरेंट्स हम पे फीस वेस्ट कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे, मतलब कितना कुछ करते हैं पेरेंट्स, सेक्रीफाइसेस, हर चीज हमें काम भी नहीं करवाते कुछ, अब फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल, कुछ क्या फायदा। वो जो स्माइल होती है ना जब मेरा रिजल्ट आया तो मम्मी और पापा की मम्मी जो स्माइल थी ना और न्यूज़पेपर में फोटो देखने का वो एकदम ऐसे थी कि बोलते ना ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत वर्थ इट है भाई। चलो हाँ, मतलब मम्मी पापा की स्माइल में ही पूरी मेहनत की चलो कुछ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखो अगर आप लोग अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप खुद से हर चीज कर सकते हो। और मेन चीज ये है कि आप लोग अपने टाइम का सही यूज करें, प्रोडक्टिव रहे और अपने मम्मी पापा के जो सेक्रीफाइसेस और जो उनकी मेहनत है उसको समझे कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है तो हम भी अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें। मतलब हमारी तरफ से एक मिनट भी हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मम्मी पापा आपके लिए कर रहे हैं वो आपको भी उसका रिटर्न देना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ वन साइडेड हो गया कि मम्मी पापा एफर्ट कर रहे हैं और हम बस फोन लेके स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, दोस्तों के चक्कर में पड़े हुए। और दोस्त बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दोस्त कैसे होने चाहिए जो आपकी रास्ते में मतलब सेम कंपनी हो, जिनका माइंडसेट सेम हो कि हमें भी कुछ लाइफ में चाहिए। मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स वैसे बनाओ जिनका कुछ टारगेट हो कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मेरे भी फ्रेंड सर्कल सारे जितने मतलब मेरे इतने दोस्त ही हैं और जितने हैं वो सारे ऐसी है कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। हम लोगों का ग्रुप रहता था, हाँ कि तूने इतना कर लिया, हाँ तूने इतना कर लिया, कि चल बता रहा मुझे भी कहाँ से करना है, ये करना है। तो मतलब फ्रेंड्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब ये सिंपल सी बात है कि आप जिनके आसपास रहते हो आप उनके जैसे होते हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको अपने जैसे लोग ही पसंद आते हैं। तो अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त है इसका मतलब है कि आप भी बहुत अच्छे हो। दैट्स इट। और वही है कि अगर आप जो सृष्टि ने बताया कि आप कंसिस्टेंटली स्टडी करेंगे तो कोई भी ऐसा गोल नहीं है जिसे आप अचीव ना कर पाए। बिल्कुल। सो सृष्टि, तो ओवरऑल आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को, अगर हम आपकी अभी तक की जो पूरी जर्नी स्टार्ट करें, जो अभी जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, तो इस पार्ट से आप क्या एक्सप्लेन करोगे बच्चों को कि क्या फॉलो अप करें जब भी 11th-12th में? सबसे पहली बात ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप भले ऐसा नहीं है एकदम बड़े बड़े गोल मत बनाओ, रोज को सोचो कि 3 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। अब चाहे आप एक ही चैप्टर पूरा कर रहे हो लेकिन 3 घंटे पढ़ के करो। और अगर आप लास्ट में एंड में आके सोच रहे हो कि आप टॉप करोगे एकदम 2 महीने में स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रैल से मई से चलो जून तक भी आपने अगर थोड़ा बहुत वो है तो जुलाई से आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो, अपनी पढ़ाई करो और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ पड़ी है पूरी डिस्ट्रैक्शंस के लिए। अभी ये जो क्रूशियल टाइम है अगर अभी हमने से यूटिलाइज कर दिया तो बहुत हुआ है। और ये है कि वहां जाओ पढ़ने जहां आपको कुछ, और जैसे मैं भैया के ट्यूशन में आई, इंस्टीट्यूट में आई, तो भैया ने इनकरेज करा, मोटिवेट करा, कॉन्सेप्ट सिखाए। मेन बात है क्योंकि अब रट्टाफिकेशन वाला टाइम नहीं रहा, तो यहाँ आओगे तो कॉन्सेप्ट्स भी सीखोगे, अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगी। और वही है कि लास्ट में अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप कुछ भी स्कोर कर सकते हो। और अपना हार्ड वर्किंग रहो, धीरे धीरे करके। कभी कभी ऐसा आता है डाउनफॉल कि अब नहीं होगा, अब खत्म हो गया, लेकिन वो चीज सोचो आपने पहले दिन क्यों स्टार्ट किया था। अगर आपको वो याद है कि हमने पहले दिन क्यों स्टार्ट किया था, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे तो
कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। और 12th में 96% लाने के लिए ये है कि अपने अंदर होनी चाहिए स्पिरिट की हाँ हमें करना है। रोज टू डू लिस्ट बनाओ, खुद से जब तक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। और अगर जो 11th में हो उनको मैं ये सजेशन दूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप 11th वेस्ट ना करें। अगर आपको नीट करना है, जेई करना है, तो उसी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और 11th बहुत बेसिक होता है, ये मैंने अब मतलब रियलाइज करा है। 11th के बिना मतलब आप कर ही नहीं सकते हो 12th। यही बात है मेन। यही बात है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो आपकी फाउंडेशन 11th बहुत अच्छी होनी चाहिए। खुद से करोगे तो 11th में करोगे तो आपको ही बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। बस यही है। चलो थैंक यू सृष्टि। थैंक यू भैया। और बहुत अच्छा लगा आपसे सब जान के, और मतलब इट मीन्स अ लॉट टू अस कि आपने जो बताया बच्चों को। थैंक यू भैया आपके लिए भी कि कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने पढ़ाया तो इतने अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू केमिस्ट्री वाली मैम को भी, क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्टिंग में मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने मेरे अंदर एक स्पिरिट जलाई कि हाँ कि तू कर सकती है। और जब आप पे खुद से ज्यादा कोई और भरोसा करता है ना तो आप डबल ट्रिपल करने की कोशिश करते हो। वही मेरे साथ हुआ, आप लोगों ने भरोसा किया, स्कूल वालों ने भरोसा किया, घर वालों ने किया, तो आज मैं भी कर पाई और ऐसे आगे भी करना चाहती हूँ। बस ये है कि अपना भरोसा रखना चाहिए अपने पे, बस यही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।